तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कल से आपका चैनल एबीपी न्यूज एक नए रूप में आपको नजर आने वाला है। एबीपी न्यूज में ये बड़ा बदलाव आपको कल सुबह से ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत एक ऐसी रिपोर्ट से करने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको ये पता चलेगा कि किसानों के इस आंदोलन से कैसे कॉर्पोरेट वॉर की शुरुआत हो चुकी है। इस आंदोलन के बहाने देश की 3 बड़ी मोबाइल सर्विस देने वाली कंपनियां आपस में भिड़ गई हैं, जंग छिड़ गई है। इसमें से एक है मुकेश अंबानी की मोबाइल कंपनी जियो, दूसरी तरफ है वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल। असल में कुछ दिनों पहले किसानों ने रिलायंस के हर प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। बाकी प्रोडक्ट का तो पता नहीं है, लेकिन इसके निशाने पर रिलायंस की जियो मोबाइल सर्विस जरूर आ गई। जियो जब से लॉन्च हुआ है तब से उसने दूसरे सर्विस प्रोवाइडर की मार्केट को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है और इसीलिए रिलायंस ये आरोप लगा रहा है कि दूसरी कंपनियां इस आंदोलन के बहाने फायदा उठाने का मौका तलाश रही है। आज की हमारी ये कवर स्टोरी देखकर आपको इस बात का अंदाजा होगा कि कैसे खेती किसानी वाले बिल को लेकर शुरू हुए आंदोलन अब किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच दंगल का एक ऐसा इलाका बन चुके हैं जहां पर सब आपस में भिड़ते हुए दिख रहे हैं और खास ये कॉर्पोरेट्स। नंबर ने जियो दे ਉਹ ਪੋਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 에ਅਰਟੈਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਓ ਛੋੜ ਕੇ 에ਅਰਟੈਲ ਮੈਂ ਪੋਰਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। हरियाणा पंजाब किसान एकता जिंदाबाद। किसान भाइयों के हित के लिए अब एक प्रयास अब करेंगे जियो का बहिष्कार। आंदोलन के इन तस्वीरों में विरोध भी है, प्रतिशोध भी है, सिस्टम से रोष भी है और उद्योगपतियों को लेकर आक्रोश भी है। इसी रोष और आक्रोश की कहानी कहता है दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर लगा ये बैनर, जिसके इर्द गिर्द जैसे मेला सा लगा हुआ है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस बैनर की कहानी क्या है। दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस सब के बीच में अब मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज के बीच में भी वार शुरू हो गया है। किस तरीके का वार, आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि ये मामला दूरसंचार मंत्रालय तक भी पहुंच गया है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके के बैनर्स लगे हुए हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान भाइयों के हित के लिए अब एक प्रयास करेंगे जियो का बहिष्कार। अपना जियो नंबर पोर्ट करवाएं और पाएं अनलिमिटेड कॉल। और फिलहाल इस बैनर पर जो लोगो बना हुआ है वो है एयरटेल का। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों की ये जंग क्या है, उसे जानने से पहले ये समझिए कि आखिर यहां हो क्या रहा है। किसानों के आंदोलन वाले मोहल्ले में इस स्टॉल के पास आखिर इतने लोग जमा क्यों हैं? ये जो लोग हैं ये नंबर पोर्ट करवा रहे हैं। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो अपना नंबर पोर्ट कर रहे हैं, जिनके पास जियो का नंबर था वो नंबर पोर्ट करके जो है एयरटेल या वोडाफोन आइडिया में अपना नंबर पोर्ट कर रहे हैं। ये वो मामला है जिसको लेकर के दूरसंचार मंत्रालय को जियो ने शिकायत दी है। दरअसल इस भीड़ के पीछे वो अपील है जिसमें किसान नेताओं ने अपने साथियों से कहा कि नए कृषि बिल से जिन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है उन उद्योगपतियों का बहिष्कार करो। जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। बस इसी अपील के बाद हुआ यूं कि जिन इलाकों में किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां पर ऐसे बैनर पोस्टर लहराने लगे। स्टॉल सज गए और शुरू हो गया कैंपेन एक विशेष मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के नंबर को पोर्ट करवाने का। देखिए किस तरीके से, क्योंकि नंबर जो है आधार लिंक होता है, लिहाजा वो जो है जो फॉर्मेलिटी है वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। जो भी लोग अपना नंबर पोर्ट करवा रहे हैं उनकी तस्वीरें खींच करके उनका आधार से जो नंबर लिंक किया जा रहा है, उसके बाद में जो है उनका नंबर पोर्ट करवाया जा रहा है। बैनर लगा हुआ है कि जियो का बहिष्कार। तो आप लोग बड़े पैमाने पर 3 नंबर ने जियो दे वो पोर्ट करा के ਅਸੀਂ 에ਅਰਟੈਲ 'ਚ जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। आप भी जो है यहाँ पर? हाँ जी, हम भी करा रहे हैं। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं अडानी अंबानी का, इसलिए हम जियो छोड़ के एयरटेल में पोर्ट करा रहे हैं। किसानों की अपनी सोच है, अपनी दलील है और उस दलील के समर्थन में अपील है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कॉर्पोरेट का कोई एजेंडा है या फिर मामला सिर्फ विरोध का ही है। यही समझने के लिए हम उस स्टॉल पर गए जहां मोबाइल नंबर पोर्ट करने का काम चल रहा था। भाई आप लोग जो है किससे
डिस्ट्रीब्यूटर एंड से हैं, अभी आप जियो से पोर्ट करवा रहे हैं नंबर, दूसरी कंपनियों से भी करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ जियो से ज्यादा हो रहा है। जिसने जो भी करवाना है वही करवाओ, कोई दिक्कत लेकिन यहाँ पर बैनर पर तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जियो से अपना नंबर पोर्ट करवाए। नहीं। जियो करवाओ, जो चल रहा है आविष्कार चल रहा है उसमें करवाओ। मोबाइल नंबर पोर्ट करने वाले शख्स ने तो कह दिया कि वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर का आदमी है, लेकिन सवाल यह है कि लोगों की नाराजगी एक खास सर्विस प्रोवाइडर से ही क्यों है। हमने इस गुस्से की वजह समझनी चाहिए, तो सुनिए वहां मौजूद किसानों का क्या कहना था। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਕਸਟਮਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया वाले नंबरों के इस उलटफेर का सिलसिला तो शुरू हुआ किसानों के बीच, लेकिन बहुत जल्द नंबरों वाला ये उलटफेर कॉर्पोरेट वॉर में तब्दील हो गया। रिलायंस जियो के बहिष्कार की गूंज टेलीकॉम नियामक ट्राई तक पहुंच गई। रिलायंस जियो ने ट्राई को चिट्ठी लिखकर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की शिकायत की है। जियो ने कहा है कि पंजाब और उत्तर भारत में एक भ्रामक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से रिलायंस जियो को बड़े पैमाने पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की दरख्वास्त मिल रही है और इसके पीछे एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के कर्मचारी, एजेंट और रिटेलर हैं। रिलायंस जियो ने 10 दिसंबर को ट्राई को यह शिकायती पत्र भेजा है। रिलायंस जियो के आरोपों के सामने आने के बाद एयरटेल ने भी ट्राई को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में एयरटेल ने रिलायंस जियो के आरोपों को सिरे से नकार दिया है और उसे आधारहीन बताया है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने भी रिलायंस जियो के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनकी कंपनी पूरी नैतिकता के साथ कारोबार करने में विश्वास करती है। ये जो यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, तो इसके बाद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि हमको तो नंबर पोर्ट करवाना ही था। और साफ तौर पर जिस तरीके से अडानी अंबानी का विरोध चल रहा है, लगातार यहाँ पर ऐसे नारे भी लगते हैं, तो वो इनका ये कहना है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं जिनको फायदा पहुंचाने के लिए किसान कानून लाया गया है, तो उनका हम विरोध कर रहे हैं और इसी वजह से अपने नंबर को पोर्ट करवा रहे हैं। आंकड़े कहते हैं कि पंजाब में जियो मोबाइल के करीब 1 करोड़ 39 लाख उपभोक्ता हैं और हरियाणा में यह संख्या 94 लाख के करीब है। यही वजह है कि टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे ये किसान अपना जियो वाला नंबर पोर्ट करवाने में जीत का एहसास रखते हैं और उनके साथ आए बुजुर्ग विरोध के गीत गा और गुनगुना भी रहे हैं। वीरों का हो नाम अमर, वो मरा नहीं करते, कदम बढ़ावे आगे पीछे दया नहीं करते। दयानंद की कुर्बानी ने सोता भारत जगा दिया, वीरों ने कुर्बानी करके ब्रिटिश शासन भगा दिया। ये तो हुई सिर्फ मोबाइल कंपनियों के नफा नुकसान की कहानी, लेकिन किसानों के इस आंदोलन का अर्थशास्त्र इतना ही नहीं है। सीआईआई का कहना है कि इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। आंदोलन की वजह से जिन हाईवेज को ब्लॉक किया गया, उनसे सामान की ढुलाई में 50% ज्यादा वक्त लगा और 50% से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी। इससे सामान की ढुलाई की लागत 8 से 10% बढ़ गई है। एसोचैम का कहना है कि किसान आंदोलन की वजह से रोजाना 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके मुताबिक 20 दिनों का नुकसान का अंदाजा लगाएं तो ये आंकड़ा 70,000 करोड़ के आसपास नजर आता है। लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। वो ये सब कुछ देखकर भी अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, सरकार किसानों को समझाने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। आज गुजरात के कच्छ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपील की और फिर से कहा कि कुछ लोग किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक की हमारी जो अगली रिपोर्ट है, इसी भ्रम को दूर करने वाली एक कहानी है। किसान आंदोलन की कवरेज के दौरान हमारे संवाददाता वरुण जैन को एक ऐसी कहानी मिली, स्टोरी, जिससे पंजाब हरियाणा के ये किसान चाहें तो इंस्पिरेशन, प्रेरणा ले सकते हैं। दिल्ली के जिस टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां से कुछ ही दूरी पर कुछ किसान ऐसे भी हैं जो पहले से ही अपनी फसलों को बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार की भी कोशिश किसानों की आय को बढ़ाने की है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे।
देश भर के जिन किसानों के आशीर्वाद की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, आज हम आपको उन्हीं किसानों से मिलवाने जा रहे हैं। दिल्ली के जिस टीकरी बॉर्डर पर आप इन दिनों किसानों का विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, उससे कुछ ही दूरी पर मौजूद यह है टीकरी कला गांव। यहाँ गाजर, मूली और गोभी जैसी सब्जियां उगाने वाले ये किसान कुछ ही दूरी पर चल रहे आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं है, हम यही समझने के लिए इनके खेतों में पहुंचे थे। टीकरी कला गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किसान है अपनी किसानी में मशगूल है। जो गाजर है उसकी खुदाई का ये काम चल रहा है। आप देख सकते हैं जो ट्रैक्टर है उससे जो गाजर है उसकी खुदाई चल रही है। मैं देख रहा हूँ आपसे महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आपका आंदोलन नहीं चल रहा, आप शामिल नहीं हुए उसमें? मैं तो जी ये मानता हूँ कि पता नहीं कैसे किसान है, इतना टाइम किस किसान के पास है जहाँ वो रोड पे बैठ जाएगा। महीना 2 महीना 6 महीने का वो बोल रहे हैं। हमारे पास तो 6 महीने का राशन। अरे 6 महीने का राशन किसान के पास एडवांस है तो उसको रोड पे बैठने की क्या जरूरत है? टीकरी कला गांव में खेती किसानी करने वाले अनिल ने जो कुछ कहा वो वाकई सोचने वाली बात है। अनिल कहते हैं कि किसान का कर्म, धर्म और कर्तव्य सब कुछ किसानी ही है। अन्नदाता के पास अपना काम धाम छोड़कर आंदोलन करने का वक्त कहां होता है। किसान अनिल जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे उनका तर्क भी है। आज से पहले किसानों का कितना भला हो गया, पहले जो कानून थे उनसे कितना भला हो गया किसानों का। मैं तो चाहता हूँ जी बदलाव हो, कुछ भी हो बदलाव होना चाहिए और ये सरकार बदलाव ला के रहेगी। मेरे पास भारत सरकार की तरफ से ऑर्गेनिक खेती सिखाने के लिए 50 बार आदमी आ चुके हैं। पहले कभी नहीं आते थे, अब आने लग रहे हैं। नफा नुकसान की जो आशंकाएं पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के किसानों की हैं, टीकरी कला गांव के अनिल का अर्थशास्त्र उससे अलग कहानी कहता है। मंडी जैसे कहने खत्म हो जाएगी या फिर जो आड़तियों के पास अब जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी, आपको किस तरीके से फायदा हो रहा है? आपको एक बात बताओ ना जी, मंडी में जाने से तो मेरा खर्चा बढ़ रहा है और मेरा माल खेत से उठ रहा है, वजन करके उठ रहा है, तो मेरे को सारा फायदा ही है। ये तो पूरा फायदा है मेरे को। कैसे मतलब अभी आप किनको माल बेचते हैं और पहले क्या दिक्कतें थी? ऐसा जी, अब मेरा माल जा रहा है सफल में, मदर डेयरी में, ठीक है ना, तो वो यहीं से माल उठा ले जाते हैं। क्वालिटी अच्छी लेते हैं और क्वालिटी अच्छी लेने के लिए तो क्वालिटी बनाने का भी तरीका सिखाते हैं ना। क्वालिटी आपके पास अच्छी है तो कहीं भी लेके जाओ आपका अच्छा ही बिकेगा। कंपनियां 2 रुपए ज्यादा बढ़ा के दे रही हैं। मेरा खर्चा बच रहा है मंडी जाने का, ट्रांसपोर्ट बच गया, कमीशन बच गया, पल्लेदारी बच गई, तो ये सब बचत में है। जिस बचत की बात अनिल कहते हैं, जिन सुविधाओं की बात वो कह रहे हैं, वही बात तो सरकार भी कहती है। आज भी पीएम मोदी जब गुजरात के कच्छ में सिख किसानों से मिले तो उनके साथ चौपाल लगाई और देर तक उनसे बातें की, तो यही बातें तो सामने आई। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? गुजरात के कच्छ में जो बातें पीएम मोदी ने कही, उन्हीं सवालों को हमने किसान अनिल से पूछा तो जवाब वही आया जो मोदी कह रहे थे। इसने किसका खा लिया? कोई एक तो एग्जाम्पल यूं बता दो, उस कंपनी ने आके ऐसे कब्जा कर लिया। मैं तो मानता नहीं। दूसरा के लड़ाई लड़नी है तो किसानों को अपने पानी के लिए लड़ो। जहां ज्यादा है वहां भी दिक्कत है, जहां नहीं है वहां भी दिक्कत है। सरकार से लड़ाई करनी है तो पानी के लिए करो। अब सवाल यह है कि जब देश में खेती किसानी करने वाले अन्नदाताओं की एक बड़ी आबादी को कृषि बिल से कोई परेशानी नहीं है, तो फिर पंजाब और हरियाणा के किसानों को ये बात समझ क्यों नहीं आती? जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। सरकार ये कह रही है कि हम इसे वापस नहीं लेंगे, हम ये कह रहे हैं कि हम इसे वापस करवाएंगे। सरकार की और मंशा है, हमारी और जिद है। जिद नहीं, हमारी मजबूरी भी है। जिस वक्त पीएम मोदी किसानों को ये संदेश गुजरात के कच्छ से दे रहे थे, उस वक्त भी किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए थे।
किसान नेताओं की यह हुंकार इस बात की तरफ इशारा करती है कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद किसान अब कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए देश के दूसरे हिस्से के किसानों की बात भी मायने नहीं रखती। ये खबर 7 समंदर पार इंग्लैंड से आई है, जहां कोरोना वायरस के एक नए रूप ने कहर मचाया है। जैसे नई गाड़ी खरीदते हुए आपको अलग अलग वेरिएंट दिखाई देते हैं और दिखाए जाते हैं, वैसे ही कोरोना वायरस का भी एक नया वेरिएंट दुनिया के सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया है। वैज्ञानिकों को ये समझ नहीं आ रहा है कि कोरोना वायरस के इस नए प्रकार के कितने खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं। सिर्फ 13 दिन पुरानी बात है जब इंग्लैंड ने कोरोना वायरस पर फाइनल प्रहार किया था। पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी शुरू हुई थी। सोच ये थी कि जल्द से जल्द पूरे देश को कोरोना जैसे वायरस से मुक्ति दिलाई जाए, लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं लग रहा है। और इसकी वजह है इंग्लैंड में कोरोना के नए वेरिएंट का हमला। गाड़ियों के नए वेरिएंट की तरह कोरोना का भी एक नया वेरिएंट सामने आया है। यह अपने आप में बहुत हैरान करने वाली खबर है, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो चुकी है कि इंग्लैंड में कोरोना के नए रूप ने हमला किया है। कोरोना वायरस के इस नए प्रकार के बारे में जानकारियां अभी जुटाई जा रही हैं, लेकिन शुरुआती जानकारी में पता चला है कि वायरस का यह नया प्रकार इंग्लैंड के करीब 1000 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। कम से कम 60 अलग अलग स्थानीय प्रशासनों को इस नए वायरस के प्रकार के मामले मिले हैं। नए प्रकार के कोरोना वायरस का यह हमला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा केस साउथ इंग्लैंड में सामने आ रहे हैं। इंग्लैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी संसद को वायरस के इस नए प्रकार के बारे में सूचित किया है। We have identified a new variant of coronavirus which may be associated with the faster spread in the southeast of England. Initial analysis suggests that this variant is growing faster than the existing variants. We've currently identified over 1,000 cases with this variant, predominantly in the south of England, although cases have been identified in nearly 60 different local authority areas, and numbers are increasing rapidly. Similar variants have been identified in other countries over the last few months. We've notified the World Health Organization about this new variant. आज से इंग्लैंड के केयर होम्स में रहने वाले बुजुर्गों को भी वैक्सीन दी जानी शुरू कर दी गई है। इन हालात में इंग्लैंड में मिला ये नया वेरिएंट बहुत खतरनाक हो सकता है। कोरोना वायरस का ये नया प्रकार और ज्यादा कहर न ढाए, इसके लिए सरकार ने अब लंदन शहर पर कई प्रतिबंध लगाने के फैसले किए हैं। नए प्रतिबंधों के तहत लोग बार, पब और रेस्टोरेंट में नहीं जा पाएंगे। नवंबर में लंदन उन इलाकों में शामिल था जहां संक्रमण की दर सबसे ज्यादा कम थी, लेकिन अब लंदन के आसपास के कुछ इलाकों में नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। इंग्लैंड की तरफ से WHO को भी सूचित कर दिया गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों से इस वायरस पर कोऑर्डिनेट कर रहा है। This kind of evolution or mutations like this are actually quite common. The question is, make the virus more serious? Does it allow the virus to transmit more easily? Does it in any way interfere with diagnostics? Would it in any way interfere with vaccine effectiveness? These are questions. None of these questions have been addressed yet, and we have no information to suggest that any of that is the case. हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस के इस नए प्रकार से अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि इसके बारे में अभी वैज्ञानिकों को ही बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। कोरोना दुनिया का इकलौता ऐसा वायरस है जो बहुत तेजी से अपना रूप बदल रहा है। ये एक इच्छाधारी वायरस के रूप में काम कर रहा है। हर रोज इसके नए रूप, नए लक्षणों के बारे में हमें पता चल रहा है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक वायरस के नए प्रकार के प्रभावों की जानकारी इस वक्त ले रहे हैं। भारत में ये पता चल गया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों के अंदर ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है कि शरीर के अंग तक काटने की नौबत आ सकती है। देखिए आप ये रिपोर्ट। ये हैं दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर मनीष मुंजल। कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों पर डॉक्टर मनीष ने एक खतरनाक खुलासा किया है। कोविड से ठीक होने के बाद लोगों में हो रही एक नई बीमारी का खुलासा हुआ है, जिसका नाम है राइनोसेरेब्रल न्यूक्लियर माइकोसिस। ये नई बीमारी एक फंगल इन्फेक्शन की है
यह फंगल इन्फेक्शन नाक से आंख और ब्रेन की तरफ जा सकता है। 3 से 5 दिन में अगर इलाज न हुआ तो मरीज की मौत हो सकती है। राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस ये एक बहुत ही लीथल यानी डेंजरस फंगल इन्फेक्शन है जो नाक के जरिए अपनी जगह घुसा के पहले नाक की जो अंदर की चमड़ी है उस पर बैठता है और वहाँ से होता हुआ ये नाक को टिश्यूज को खराब करता हुआ आँख की तरफ और फिर वहाँ से ब्रेन की तरफ जा सकता है। और ये सब कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही कम समय में होता है, लगभग 3 से 5 दिन के अंदर अंदर अगर इस चीज़ को देखा ना जाए, इसका इलाज ना शुरू कर जाए तो ये चीज़ पूरी तरह से डैमेजिंग हो सकती है और ब्रेन में जाने से इंसान की मृत्यु भी लगभग निश्चित होती है। डॉक्टर मनीष इस वक्त अपने अस्पताल में ऐसी ही एक पेशेंट से बात कर रहे हैं। इस फंगल इन्फेक्शन ने उन पर भी हमला किया था लेकिन उनकी जान बच गई है। डॉक्टरों के मुताबिक पहले साल में 10 से 12 ऐसे केस आते थे, लेकिन कोरोना की वजह से इस इन्फेक्शन के केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। गंगाराम अस्पताल में कुछ मरीजों की इस इन्फेक्शन से मौत भी हुई है। डॉक्टर मनीष से इस इन्फेक्शन के लक्षणों को समझ लीजिए। डिस्चार्ज के बाद ही ये चीज पता, इसके लक्षण आने शुरू होते हैं ज्यादातर में। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप घर पहुंचे हैं और आपको एक तरफा जुकाम फिर से होना शुरू हो जाता है या छूटा नहीं है जुकाम एक तरफ का और उसके अंदर आपको साथ साथ कुछ गीले जैसे एक छींकों वाला जुकाम है उसकी बजाय आपका सूखने वाला जुकाम शुरू हो गया है, आपके जो गाल हैं वो थोड़े सुन्न पड़ने शुरू हो गए हैं। कोरोना होने के बाद जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि MRI या CT स्कैन से ही कुछ हद तक इसके बारे में पता चल सकता है, यानी माइक्रोस्कोपिक जांच करवानी बहुत जरूरी है। अगर आपको कोविड इन्फेक्शन है और आप होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, आपको अपने डॉक्टर से बहुत अच्छी तरह डिस्कस करना चाहिए कि आपको अंडरलाइंग और क्या क्या बीमारियां हैं। जैसे कि अगर सैचुरेशन डाउन जा रहा है, डॉक्टर आपको स्टेरॉइड देंगे। लेकिन अगर आपको मधुमेह है, अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर आपका कभी ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, ये सब चीज़ें अपने डॉक्टर से अच्छी तरह डिस्कस करें, क्योंकि अगर इन दोनों का मिश्रण हो जाए और आपकी शरीर की इम्यूनिटी 2 और 2 4 नहीं 2 और 2 5 हो जाएंगे, डाउन चली जाएगी, तो ऐसी बीमारियां अंदर आने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। देखिए, अगर आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से उसकी कोई एक दुआ इस वक्त पूछे तो वो वही कहेगा कि जल्द से जल्द इस दुनिया से कोरोना वायरस खत्म हो जाए और मानवता को फिर कभी भी ऐसा कोई वायरस परेशान ना करे। लेकिन अगर आप किसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से पूछेंगे तो उनका फायदा इस वायरस के बने रहने में है। कोरोना काल में भले ही आपकी कमाई कम हो गई है, लेकिन वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की चांदी नहीं सोना हो गई है। वो खरबों रुपए कमा रहे हैं और आने वाले सालों में और भी कमाएंगे। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में भी अब टीकाकरण शुरू हो चुका है। यह सिलसिला ब्रिटेन से शुरू हुआ था। उम्मीद जताई जा रही है कि पूरी दुनिया में बहुत जल्द वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वैक्सीन के लिए तरस रही दुनिया अमीरी और गरीबी के बीच झूल रही है। जो वैक्सीन अमेरिका और इंग्लैंड जैसे अमीर देशों में लगाई जा रही है वो महंगी है। इसीलिए दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी अभी भी सस्ती वैक्सीन का इंतजार कर रही है। लेकिन मुश्किल भरे इस दौर में अगर किसी की बाहर आई है तो वो है वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, जैसे फाइजर और मॉडर्ना। अमेरिका के विशेषज्ञों के मुताबिक फाइजर और मॉडर्ना की अगले ही साल वैक्सीन से 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 2,35,000 करोड़ रुपए की बिक्री होगी। सबसे पहले बात फाइजर की। 2021 में फाइजर का रेवेन्यू उसकी अब तक की बेची गई वैक्सीन से कहीं ज्यादा होगा। अब तक फाइजर ने निमोनिया की वैक्सीन से 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 42,679 करोड़ रुपए कमाए थे। 2021 में फाइजर 1,76,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाएगी, जिसमें उसका फायदा 51,489 करोड़ रुपए का होगा। 2022 और 23 में भी फाइजर 68,425 करोड़ रुपए की कमाई करेगी, क्योंकि तब भी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन लगती रहेंगी। मॉडर्ना के बारे में 2020 से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। पिछले साल इस कंपनी ने सिर्फ 441 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन मॉडर्ना इसी साल करीब 7,174 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाएगी। मॉडर्ना अगले साल 97,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाएगी। मॉडर्ना के शेयर्स में 700% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हमारे पास ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन का उदाहरण मौजूद है,
जिन्होंने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि जब तक महामारी रहेगी वो कोरोना की वैक्सीन से कमाई नहीं करेंगे। लेकिन फाइजर और मॉडर्ना का तर्क कुछ और है। उनका कहना है कि उन्होंने वैक्सीन के रिसर्च और उसे बनाने में अरबों डॉलर्स अपनी जेब से लगाए हैं। अभी तक तो अमेरिका और इंग्लैंड में ये वैक्सीन फिलहाल मुफ्त में लगाई जा रही है। कोरोना की बात हो रही है, कोरोना वैक्सीन की बात हो रही है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स की भी बात करना जरूरी है, जिनके लिए पूरे देश के मन में सम्मान है। लेकिन वो अधिकारों के लिए आज खुद मैदान में उतरे हुए हैं। देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स के 5000 नर्सेज हड़ताल पर हैं। समान वेतन जैसी 25 मांगों के लिए 2 दिन से नर्स हड़ताल पर है। आज हाईकोर्ट ने भी हड़ताल पर रोक लगा दी है, जिसके बाद एम्स निदेशक के साथ 3 घंटे तक नर्सिंग स्टाफ यूनियन के प्रेसिडेंट की मीटिंग चली। अब खबर ये आ रही है कि यूनियन के प्रेसिडेंट हड़ताली नर्सिंग स्टाफ को समझा रहे हैं, लेकिन अभी भी हड़ताल जारी है। जब हम काम कर रहे थे तब आपने हमारे लिए तालियां थालियां बजाई। इतना कोरोना वायरस बोलने तो हमारा तो मांग भी एक बार उसको देखना है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। A real nurse would never abandon her patient. आपके हर मांगों पर समय के अनुसार और निश्चित रूप से उसको पूरा किया जाने वाला है। 7 महीने पहले की ये तस्वीर है जब कोरोना वॉरियर्स के प्रति आभार जताने के लिए दिल्ली में एम्स पर भी पुष्प वर्षा की गई थी। और ये आज की तस्वीर है। दिल्ली में एम्स ट्रॉमा सेंटर और झज्जर एम्स के नर्स कल से हड़ताल पर चलेंगे। सिर्फ दिल्ली एम्स में ही 5000 नर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों का सपोर्ट सिस्टम हड़ताल पर गया तो मरीजों पर सबसे पहले मुसीबत आ गई। बाएं पैर का ऑपरेशन कराने बिहार से आए धर्मेंद्र समझ नहीं पा रहे कि अब कहां जाएं। किस चीज का हड़ताल है मुझे मालूम नहीं। यहाँ तो कोई रिलेशन अब ठहरने का जगह नहीं है। हम किसी तरह कर्जा लेकर के यहाँ तक पहुँचे। हम इलाज के लिए आए हैं, नहीं होगा तो घर भी जा करके कैसे जाएंगे हम घर, क्या करेंगे? या तो दम टूटेगा, नहीं तो एम्स समझे अपना। हम तो इसके सहारे आए, एक मंदिर मस्जिद जो होता है यहाँ समझ करके आए कि यहाँ जान बचेगा। अब तो यहाँ जान बचना मुश्किल पड़ रहा है। मुश्किल में सिर्फ मरीज ही नहीं है, कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जान जोखिम में डालने वाले नर्स भी निराश होकर हड़ताल करने उतरे हैं। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया महामारी के दौर में हड़ताल को नाजायज ठहरा रहे हैं। It however seems inappropriate that when a country is fighting a pandemic, when we are fighting for our near and dear ones to save lives, and we know that we need to work only for a few more months and the vaccine may actually provide a solution. Unfortunately, at this point in time, the nurses union has gone on a strike. The nurses union had actually put in 23 demands. Almost all of the demands have been met by the AIIMS administration and by the government. At this time when the country is going through a lot of hardship, when people are having to accept pay cuts and a loss of their jobs, the nurses union is asking for a pay hike. It seems very, very inappropriate. लेकिन हड़ताली नर्सिंग स्टाफ कहने लगे कि एम्स के निदेशक के दावों ने सबको हड़ताल करने पर मजबूर कर दिया। डायरेक्टर महोदय ने जो वीडियो जारी किया था उसमें इतने साफ झूठ बोले, लोग डबल गुस्से में आ गए। इनको विश्वास था अपने डायरेक्टर पे, इन्होंने कहा कि हमने इनकी मांगे मान ली हैं और ये वो लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं। इस तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की। जो मुद्दे हैं इन्होंने गलत इंटरप्रेट किया। कल पे का कोई मुद्दा नहीं, पे हाइक का कोई मुद्दा नहीं है। पे का मुद्दा है, हाइक का नहीं है। और ये पे अब का नहीं है, बहुत पुराना है। नर्सिंग स्टाफ का दावा है कि 1 महीने पहले हड़ताल का नोटिस दिया गया था, लेकिन एम्स प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हड़ताल करनी पड़ी। हड़ताल पर बैठे एम्स नर्सेज एसोसिएशन की 23 मांगों में से प्रमुख है 6ठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करना, बहाली में महिला पुरुष आरक्षण पर रोक, प्रोफेसर कुसुम वर्मा कमेटी की सिफारिशों को लागू करना शामिल है।
सैलरी हाइक नहीं पूछ रहे, दूसरा अलाउंस नहीं, कुछ भी नहीं पूछा हमें मिलने वाला बाकी दिल्ली गवर्नमेंट में और दूसरी जगह मिलने वाला सैलरी हमें भी मिलना है, बस वही है, हमारा नया मुद्दा नहीं है। हर एक नर्स यहाँ पे नाखुश है अपना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। यहाँ पे खाने के बारे में डिस्क्रिमिनेशन चलता है, कैंटीन में हमें कई जगह पे 20 जहाँ पे 24 घंटे काम जो खाना मिलता है वहाँ पे हमारा एंट्री नहीं होती है। आप नर्स से आपको यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा करके बोल रहे हैं। उधर नर्स अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे तो इधर एम्स प्रशासन ने कॉन्ट्रैक्ट पर नर्सों की बहाली शुरू कर दी। आउटसोर्सिंग के जरिए नई भर्ती की जा रही है, करीब 170 भर्तियां जो हैं वो भी की जाएंगी। और आपको ये जगह दिखाते हैं, दरअसल यहाँ पार्किंग लॉट में ये जो तमाम लोग आए हुए हैं ये उन्हीं भर्तियों के लिए आए हुए हैं। हम बेसिल के थ्रू हैं, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ INB का एक PSU है, ठीक है। हम उसके थ्रू यहाँ पर आए हुए हैं और उनके थ्रू यहाँ पर 450 से 500 स्टाफ नर्स कॉन्ट्रैक्ट पे रखी जा रही है। संवाददाता अंजलि सिंह इसके बाद मरीजों के तीमारदारों के पास पहुंची कि नर्सों के बगैर मरीजों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। कब से आपके पेशेंट एडमिट है यहाँ पे? एक हफ्ता हो गया। जो डॉक्टर है वो देख रहे हैं, कोई देखभाल में कमी नहीं है हमारी, बाकी मतलब सही चल रहा है। नर्सें उतनी नहीं है जैसे हमें? नर्स कम है, नर्सें नहीं है इतनी। कितने दिन से आपके पेशेंट है एडमिट? 7-8 दिन हो गए। तो अभी नर्सों के हड़ताल पर जाने से किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई बदलाव आया? नहीं, दिक्कत कोई नहीं, बस वही है कि आती है प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास हर बार मतलब जाना पड़ता है। एम्स प्रशासन ने नर्सों की गैर मौजूदगी में मरीजों के लिए इंतजाम कर लिए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर ओवर टाइम कर रहे हैं, फाइनल ईयर के नर्सिंग छात्र भी ड्यूटी पर हैं, फाइनल ईयर के MBBS छात्रों की भी तैनाती की गई है। मरीजों के तीमारदारों को भी मदद करने को कहा गया है। भर्ती मरीजों की देखभाल के लिए रिसर्च स्टाफ को लगाया गया है। इधर एम्स नर्सेस के समर्थन में दिल्ली के नर्सों का संगठन भी आ गया। स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा कि सिर्फ एम्स नहीं, देश के सभी नर्सेस की स्थिति यही है। 10 साल में हालात नहीं बदले। 2 दिन बाद हाथ में काली पट्टी पहनकर विरोध प्रदर्शन करने का निमहंस नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन ने ऐलान किया है। हम आग्रह करेंगे नर्सेज एसोसिएशन से कि मानवता हमारे लिए पहली बात है। मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हम सब लोगों को आगे आना चाहिए। उसमें अपनी समस्याओं के बारे में जरूर बातों को रखना है, आपने रखा भी है, उस पर एम्स दिल्ली प्रशासन अमल भी करेगी और सरकार पूरी तरह से, केंद्र सरकार आपके उचित मुद्दों के साथ और हम उचित समय पर जरूर आपका ख्याल करेंगे। दोपहर होते होते एम्स में चल रही हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान एम्स प्रशासन ने भी कोर्ट को भरोसा दिलाया कि हड़ताली नर्सों की मांगों पर विचार किया जाएगा। अभी जो अपडेट हमें मिल रहा है उसके मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभी भी हड़ताल जारी है। नर्सेस कोर्ट का आदेश मानना तो चाह रहे हैं, लेकिन अभी वो एक बार फिर से एम्स के डायरेक्टर के पास अपनी मांगों को लेकर जाएंगे और अपने एक मुद्दे पर वो बात करेंगे। अगर बात बनी तो फिर डायरेक्टर को हड़ताल स्थल पर लाया जाएगा और तभी कुछ फैसला हो पाएगा। विवाद हो गया है। आज सरकार ने फैसला किया कि इस बार संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो नहीं बुलाया जाएगा। सरकार का ये तर्क है कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ये फैसला ले लिया जाए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि किसान आंदोलन से डरी सरकार संसद का सामना करना ही नहीं चाहती। महज 10 दिन चलकर संसद का मॉनसून सत्र सितंबर में खत्म हुआ था। 10 दिन के सत्र में 25 बिल पारित हुए और 16 नए बिल पास किए गए। इनमें सबसे प्रमुख थे किसानों के वो 3 बिल जिन पर बने कानून के विरोध में दिल्ली में पिछले 20 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है। इन्हीं किसानों की मांगों पर चर्चा के लिए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद का सत्र बुलाने की मांग की थी, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने चिट्ठी लिखकर कहा कि कोरोना की वजह से इस बार शीतकालीन सत्र नहीं होगा। तो जहां हिंदुस्तान में दूसरे राज्य में अधिवेशन चलते हैं तो पार्लियामेंट क्यों इससे छूट लेना चाहते हैं? डर किस बात की? मुझे लगता है सरकार नहीं चाहते इसी हालत में सदन चलाना, क्योंकि किसान की मुद्दा सदन चलाते ही आ जाएगी। विपक्ष भले ही कह रहा हो कि किसान आंदोलन से सरकार डर गई है,
लेकिन एक हकीकत ये भी है कि 10 दिनों के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रहलाद पटेल समेत 30 सांसदों को कोरोना हो गया था। संसद के 50 स्टाफ भी संक्रमित हो गए थे। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। हालांकि आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के नेता भी कह रहे हैं कि सत्र नहीं बुलाने का मतलब है कि किसान कानून पर सरकार हार मान चुकी है। कि किसानों के आंदोलन का प्रेशर इतना है कि सरकार को ये लग रहा है कि अगर हम विंटर सेशन करेंगे तो जो यहाँ के विपक्ष दल हैं वो घेरेंगे उसमें, उससे बेटर है कि विंटर सेशन ही ना करें। इसका मतलब ये है कि सरकार अपने आप वो हार मान चुकी है इस आंदोलन के सामने। लेकिन विपक्ष का गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि इसी बीजेपी ने महाराष्ट्र में 2 दिन का ही विधान भवन का सत्र बुलाने पर सवाल उठाए और अब दिल्ली में संसद का पूरा सत्र ही स्थगित कर दिया गया। सितंबर से अब तक महाराष्ट्र और उत्तराखंड से लेकर कर्नाटक में विधानसभा सत्र बुलाए जा चुके हैं। सितंबर से पहले भी पंजाब, यूपी से लेकर केरल और छत्तीसगढ़ में सत्र हो चुका है। इसलिए विपक्ष को लगता है कि सवालों का सामना करने से सरकार बच रही है। ये पहली बार नहीं है कि संसद का शीतकालीन सत्र स्थगित करना पड़ा हो। इससे पहले 1975, 1979 और 1984 में भी शीतकालीन सत्र स्थगित करना पड़ा था। नियमों के मुताबिक संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं होना चाहिए। ऐसे में सरकार के पास फरवरी तक संसद के अगले सत्र बुलाने का समय है। हालांकि सरकार ने जनवरी में बजट सत्र बुलाने का आश्वासन दिया है। और सच्चाई ये भी है कि मॉनसून सत्र में 30 से ज्यादा सांसद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। कर्नाटक से जो आज तस्वीरें आई है उसने हर किसी को शर्मसार कर दिया होगा। विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। यहां 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी के सदस्य आपस में भिड़ गए। आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस के विधान परिषद अध्यक्ष को हटाना चाह रही थी, जिसके बाद यह हंगामा हो गया। और फिर क्या तस्वीरें आई सामने, आप देखिए। जोरदार हो हल्ला, धक्का मुक्की और खींचतान। अचानक चेयर पर बैठे डिप्टी स्पीकर के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत जिसे आज से पहले देश ने न कभी देखा और न सुना। ये तस्वीरें कर्नाटक विधान परिषद की हैं, जहां आज लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन देखने को मिला। देखे कैसे सदन के अंदर डिप्टी स्पीकर को कुर्सी से हटाने के लिए कांग्रेस के कई सारे विधान पार्षद वेल के करीब पहुंचे और अपना आपा खो बैठे। किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही कांग्रेस के एक एमएलसी ने डिप्टी स्पीकर का हाथ खींचना शुरू कर दिया। उन्हें धक्का मारा जाने लगा और रगड़ते हुए उन्हें वेल से बाहर की तरफ जबरदस्ती ले जाने लगे। इसके बाद तो बीजेपी और कांग्रेस के बाकी एमएलसी भी आपस में भिड़ गए। मान मर्यादा को भूलकर एक दूसरे पर हाथ चलाने लगे। कर्नाटक विधान परिषद के अंदर इस जोरदार बवाल के बीच बड़ी मुश्किल से मार्शल की टीम ने डिप्टी स्पीकर को बचाया और एक साइड किया। दरअसल ये पूरा हंगामा गोरक्षा कानून को लेकर हुआ था। एमएलसी कुछ ऐसे जो आजकल गुंडे बन जाते हैं, ऐसे ही कुछ गुंडे सदन में आ गए हैं। विधान परिषद में 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन हंगामे के बाद उसे स्थगित कर दिया गया। देश में वैक्सीन के इंतजार के बीच एक बड़ा सवाल अब यह है कि वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी या फिर नहीं। देश में मुफ्त में मिले ना मिले, लेकिन बिहार में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। आज कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार ने मुफ्त टीकाकरण का फैसला ले लिया है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने चुनाव जीतने पर फ्री में वैक्सीन देने का वादा किया था। निर्मला सीतारमण इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये वही वक्त था। उसके बाद हुआ था हंगामा, सुनिए उस वादे को। हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला
संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। निधि मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। निधि, देखिए, जब चुनावी वादे किए जाते हैं तो ये धरातल पर सच होंगे या नहीं ये हम भी जानते हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि सच में कोरोना की इस वैक्सीन को मुफ्त में बिहार को देने की पूरी तैयारी हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त ये वादा किया गया था, जब बीजेपी ने मैनिफेस्टो में अपने ये वादा किया था कि बिहार में फ्री वैक्सीन देंगे, तब इसे महज चुनावी वादा ही माना जाता था, क्योंकि तब वैक्सीन कब आएगी इसका कुछ पता नहीं था। और ऐसे में जब बिहार में पहली बार कोविड काल में, कोरोना काल में चुनाव हुआ तो इसको पूरी तरीके से जो है वो चुनावी वादा ही कहा जाता था। लेकिन बिहार में बिहार सरकार के गठन हुए लगभग 1 महीने पूरे हो चुके हैं और ये दूसरी कैबिनेट की मीटिंग हुई है। और दूसरी कैबिनेट मीटिंग में अगर 15 एजेंडों पर मुहर लगाया तो इसमें सबसे बड़े बात यह है कि फ्री वैक्सीन का वादा जो कि शुरू से कहा जा रहा था, अब इसे बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी। यानी कि जब भी अगर वैक्सीन इंडिया में आता है या कहीं भी आता है तो इसे अगर बिहार में पूरे बिहार में जो लोग रहते हैं उनको फ्री में दिया जाएगा। ये अब बिहार सरकार ने इसे मुहर लगा दी है। तो अब ये चुनावी वादा नहीं रह गया है। हालांकि बिहार सरकार कितना पूरा कर पाती है ये देखना होगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया निधि जानकारी के लिए।